हेलो स्टूडेंट, मैं पीताम्बर प्रधान एसीएफ रेंजर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पेपर 2 के विषय पर्यावरण विज्ञान पढ़ेंगे। इसमें जो मुख्य बिंदु है उस पर विशेष ध्यान देंगे। यूँ तो पर्यावरण विज्ञान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही टॉपिक को ही पढ़ने हैं, जिनमें से पहला जो आपका जो विषय है वो है आपका जैव विविधता। इसके जो मुख्य बिंदु है जिसमें हमको पढ़ना है, पहला जैव विविधता का परिभाषा और परिचय, दूसरा जो है भारत की जैव विविधता, उसके बाद विश्व जैव विविधता का महत्व और जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है आपका पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें हम मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें हम लोग जल प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशंस, न्यूक्लियर पॉल्यूशंस, सी पॉल्यूशंस और उसका कंट्रोल देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपदा प्रबंधन, और अंतिम जो देखेंगे हम लोग मानव जनसंख्या और पर्यावरण। देखते हैं जैव विविधता। जैव विविधता में सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण। अब इस पर्यावरण में हम 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। पर्यावरण में एक तो होता है, पर्यावरण विज्ञान को पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इनमें 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे पहला है एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक में एबायोटिक का अर्थ होता है जिसमें जीवन नहीं होता। जैसे क्या होता है आपका, मैं बता दूं, सनलाइट, उसके बाद है हीट, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अबायोटिक, जिसमें जीवन नहीं होता। बायोटिक वह तत्व होते हैं जिसमें जीवन होता है, जिसमें क्या होते हैं आपके पादप होते हैं। पादप मतलब आपके पेड़ पौधे, ठीक है। जंतु होगा, जंतु मतलब मनुष्य, जानवर, ठीक है। उसके बाद होते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है, जिसमें वो सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। तो बायोटिक जिनमें जान होता है, जीवन होता है, ठीक है। अबायोटिक जिसमें जीवन नहीं होता है। इन सभी से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है, ठीक है। तो हमारे टॉपिक जैव विविधता का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो मित्रों, जैसे जैव विविधता है उसके बारे में जानने के लिए जैसा मैंने अभी बताया कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में संपूर्ण पाए जाने वाले पादप, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का जो असमानताएं हैं या विविधताएं हैं, उसे ही हमें जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। ये एक प्राकृतिक प्रदेश है जहाँ पादप मतलब प्लांट्स, जंतु मतलब एलिमेंट्स, इनके बीच पाए जाने वाली असमानताएं या विविधताएं ही जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको ये 3 नाम याद करवाना चाहूँगा जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है, जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया था वो थे W.G. रोजिन्स, ठीक है। आपको ये मिलेगा 1985 में इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर हम बात करें, ये है आपका जैविक विविधता की बात करें, ठीक है, ये जैविक है। तो जैविक विविधता की बात करें, उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किए थे वो रेमंड एफ दसमान ने किए थे। इनका जो क्रम था वो 1968 था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जैव विविधता के जनक, द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये थे एडवर्ड ओ विल्सन्स, ठीक है। तो ये इन्हें बायोडाइवर्सिटी का जनक कहा जाता है। तो ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं जैव विविधता की संधि। तो जैव विविधता की जो संधि है वो सन 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था, वहाँ भारत सहित, यहाँ क्या है, भारत सहित 171 देशों ने इस संधि को अपनाया था, ठीक है। सवाल ये उठता है कि इतने सारे देश होते हुए भी विश्व में ये समिट जो है ब्राज़ील में क्यों अपनाई गई। तो हम ये देखते हैं कि
ब्राज़ील जो है, तो यह जो है भूमध्य रेखा जो है, आप देखें ये भूमध्य रेखा है जो ब्राज़ील के बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है, ब्राज़ील से को काटता है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। जैव विविधता जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है ब्राज़ील में। इसलिए जैव विविधता का जो सम्मेलन था 1992 में, वो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं ये जो जैव विविधता से संबंधित सारे तत्व हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि विश्व में या पृथ्वी पर जैव विविधता किस तरह से फैली हुई है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, पृथ्वी पर जैव विविधता, अब इसका पूरा विस्तार देखते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। इसका मतलब यह हुआ हमारी पृथ्वी, मैं मान लेता हूँ ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये अपना साउथ पोल है, ठीक है। अब इस पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता का विस्तार किस तरह है, ये हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखेंगे इस पृथ्वी पर ये हमारा इक्वेटर है, जिसे हम ज़ीरो लाइन कहेंगे, 0 डिग्री, जो हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उसके बाद ये जो रेखा है, आप अगर ये देखें, ये 23.5, और ये भी जो रेखा है वो आपका 23.5। इसे हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जानते हैं। ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भूमध्य रेखा जो इक्वेटर के नाम से हम जानते हैं। तो आप देखें तो जैसे जैसे ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से या नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से, दोनों दिशाओं से जब हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ सबसे कम मिनिमम, आप देखें यहाँ बिल्कुल मिनिमम डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। यहाँ आपका मिनिमम डाइवर्सिटी कहाँ पे होता है, दोनों नॉर्थ पोल पे। यहाँ पे भी क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम डाइवर्सिटी मतलब न्यूनतम डाइवर्सिटी कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। अब जब ध्रुवों से, ये क्या कहते हैं, ये पोल है, ये पोल्स होते हैं। अब यहाँ से जब भूमध्य रेखा की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे है जो है, ये यहाँ आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है। जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है वो भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि ध्रुवों से यानी पोल से इक्वेटर की तरफ जाएं, तो आपको जो डाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता है वो बढ़ती है। जैव विविधता जो है वो पोल की तरफ बढ़ता है, ठीक है, जिसे हम ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, प्रवणता, मतलब विविधता जो है, जैव विविधता पोल की तरफ मतलब नॉर्थ में मिनिमम कम रहता है। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर या भूमध्य की रेखा की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। उसी प्रकार नॉर्थ पोल, साउथ पोल से भी आप इक्वेटर की तरफ जाएं तो यहाँ पे जो है जैव विविधता मैक्सिमम मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, आप एक चीज़ गौर करेंगे कि ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखें जो सनलाइट्स हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा पर सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ती है। उससे क्या तात्पर्य है, इस पे ये तात्पर्य है जो आपकी ये सनलाइट है,
सनलाइट है भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट पड़ती है, जिससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा सनलाइट अगर ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये वर्षा वन होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो जगह है वो है भूमध्य रेखा के आसपास। तो इस भूमध्य रेखा के आसपास सनलाइट की ज़्यादा डायरेक्ट पड़ने से फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ जैव विविधता का प्रचुरता पाया जाता है। इस कारण से हम ये देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा का जो जोन है आसपास, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है। और यहाँ से जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स ये आपको लेटीट्यूड्स हैं, ये सारे जो लाइंस हैं आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ये जो है लेटीट्यूड्स हैं, मीन्स अक्षांश है, ठीक है। ये लेटीट्यूड की लाइंस है, मीन्स ज़ीरो लाइन से, ज़ीरो इक्वेटर लाइन से आप नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो लेटीट्यूड्स में वृद्धि होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये लेटीट्यूड लाइन की जैसे की तरह हम बढ़ते जाएंगे, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कम मिलती जाती है। और चाहे हम नॉर्थ पोल की भी तरफ जाएं, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैव विविधता कम मिलती जाएगी। हम इक्वेटर की तरफ बढ़ें तो जैव विविधता ज़्यादा मिलती रहती है। तो दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऊंचाई पर उच्च उन्नतांशाओं में, मतलब उच्च अक्षांशाओं में, हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक, जैव विविधता किस प्रकार रहती है। तो उसको हम देखते हैं अभी कि मान लीजिए कि आपके हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग में हम ये देखें, कोई अगर ये निम्न भूमि है जिसे हम घाटी कहते हैं, उसके बाद कोई ऐसा उच्च स्थान है, ठीक है, इधर भी ऐसा, ये ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, ये जो हैं ये आपकी ऊंची चट्टानें हैं या पर्वत है, ठीक है। ये निचला घाट है, ये निचला घाट है जिसको हम लोग वैली कहते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का क्या रोल रहता है, तो जो ऊंचाइयों पे जो डाइवर्सिटी है यहाँ मिनिमम रहता है, यहाँ पे मिनिमम डाइवर्सिटी और यहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखेंगे कि चाहे हायर लेटीट्यूड की बात करें, उच्च उन्नतांशाओं में, ठीक है, हाई लेटीट्यूड्स पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो मिनिमम रहता है, उसी प्रकार ऊंची चट्टानों में भी बायोडाइवर्सिटी कम मिलेगी और निचली घाटियों में मतलब वैलियों में बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम रहती है। तो पिछली बार का ये क्वेश्चन है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे की तुलना में लोअर एल्टीट्यूड्स वाले जगहों पे जैव विविधता का क्या स्तर रहता है। तो हायर एल्टीट्यूड्स में जैव विविधता मिनिमम रहती है और लोअर लेटीट्यूड्स पे जो जैव विविधता है वो मैक्सिमम रहती है, और सबसे ज़्यादा इक्वेटर के आसपास के जोन में जैव विविधता मैक्सिमम पाई जाती है। तो हमारा भारत भी जैव विविधताओं से धनी देश है, ठीक है। तो ये थी जैव विविधताओं, पृथ्वी पर जैव विविधता का विस्तार। आगे हम देखते हैं, तो आगे का जैसा टॉपिक है जैव विविधता का स्तर। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं, ठीक। आनुवांशिक जैव विविधता जिसे हम जेनेटिक बोलते हैं, ये एक प्रकार से इसको इंग्लिश में हम जेनेटिक बोलते हैं। जेनेटिक विविधता, प्रजाति विविधता, कम्युनिटी, ठीक है, विविधता, पारिस्थितिक विविधता जिसको हम इकोसिस्टम विविधता बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं आनुवांशिक विविधता। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आनुवांशिक विविधता जो है वो जीन में विविधता होती है, मीन्स किसी एक प्रजाति में जो भी जीन है, जीन में, डीएनए में या क्रोमोसोम में जो विभिन्नता पाई जाती है, असमानताएं होती है, उसे हम इस प्रकार के जो स्तर को हम आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक विविधता पाया जाता है। ये एक्चुअली किसी एक प्रजाति में सारा कैलकुलेशन जो है किसी एक प्रजाति में किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए
अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम क्या देखते हैं कि जैसे कोई राइस या कोई चावल है, तो चावल के कई किस्म आते हैं, तो उसमें जीन में चेंज रहता है, ये जीन में चेंज रहता है। उसी प्रकार कई आम में देखोगे, मैंगोस में भी देखोगे आपको बहुत विविधताएं मिलेंगी, क्योंकि इसके डीएनए में चेंज है, जीन में, क्रोमोसोम में विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए एक और है, जैसे हम लोग कोई बियर या भालू ले लेते हैं, तो एक बर्फीला भालू मिलता है और एक जंगली भालू मिलता है, दोनों है तो भालू ही, ठीक है, पर इनमें से क्या है, इसमें जीन में परिवर्तन रहता है। तो किसी एक प्रजाति में जो भिन्नताएं होती हैं, जीन, क्रोमोसोम या डीएनए में जो चेंजेस होती हैं, उनमें क्या, उस भिन्नताओं के कारण हमको ये कौन सा स्तर मानते हैं, आनुवांशिक मानता है, जहाँ किसी एक प्रजाति में विविधता का गणना किया जाता है। दूसरा जो है प्रजाति विविधता। प्रजातियों मतलब क्या होता है, एक तो मैंने लिख दिया, दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य अगर हम देखा जाए विविधता को, तो हम इस विविधता को जैव विविधता कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य पाए जाने वाली विविधता को हम प्रजाति विविधता कहते हैं। तो इनमें से क्या रहता है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग तौर पर देख लिए, जैसा कि मैंने कहा कि प्रजाति विविधता जो है दो या दो से अधिक प्रजातियों, कम्युनिटियों के मध्य जो विविधता होती है। जैसे हम एक प्रजाति है, कौन से, हम जंतु हैं, जंतु में हम क्या हैं, हम मानव हैं, ठीक है, कई जानवर रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स रहते हैं, फिर पादप आते हैं, ठीक है, ये भी एक कम्युनिटी है, ठीक है, सूक्ष्म जीव है, तो इनकी अलग कम्युनिटी है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, अलग अलग प्रजातियाँ देख रहे हैं। तो दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य जो विविधता हम गिनते हैं, वो प्रजाति विविधता में आएगा, ठीक है, कम्युनिटी विविधता में। अब बात करते हैं कि पारिस्थितिक विविधता जो है एक्चुअली क्या होता है, जो नेचुरल उनका जो वास होता है, यानी कि प्राकृतिक वास। तो इनका जो प्राकृतिक वास है, जैसा कि हम देखते हैं कि जल में भी इकोसिस्टम रहता है। ये होता क्या है, पारिस्थितिक विविधता, वो इकोसिस्टम, जब डिफरेंट इकोसिस्टम की हम लोग गणना करते हैं, ऐसी पारिस्थितिक विविधता को हम जैव विविधता का तीसरा स्तर कहते हैं। तो जो इनमें प्राकृतिक वास होता है, जैसे कि हम क्या देख सकते हैं कि एक तालाब है, वो भी एक छोटा इकोसिस्टम है, ठीक है। तो जल में भी इकोसिस्टम हो सकते हैं और थल में भी इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक। वैली मतलब घाटी में इकोसिस्टम अलग है और चट्टानों पर इकोसिस्टम अलग है। तो किसी बड़े भूभाग पर हर पारिस्थितिक अलग अलग पारिस्थितिक जो तंत्र है, ठीक है, इकोसिस्टम में जो डिफरेंस है, पारिस्थितिक तंत्र, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में क्या होता है, ऊर्जा चक्र अलग होता है, ठीक है। जो ऊर्जा का प्रस्थान होता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है, जिसे हम लोग ऊर्जा चक्र कहते हैं। ऊर्जा चक्र में भिन्नता होता है, जल चक्र में भिन्नता होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि हर पारिस्थितिक तंत्र का जल चक्र, ऊर्जा चक्र में भिन्नता के कारण किसी बड़े भूभाग पर, ठीक, उनके प्राकृतिक वास में भिन्नता होता है। पारिस्थितिक में जो भिन्नता है, पारिस्थितिक भिन्नता के कारण ही पारिस्थितिक विविधता को हम जैव विविधता का तीसरा स्तर कहते हैं। जहाँ प्राकृतिक वास में भिन्नता होती है, उस प्राकृतिक वास में हम ऊर्जा चक्र, जल चक्र में भिन्नता के कारण ऐसी पारिस्थितिक तंत्र को हम तीसरा स्तर बोलते हैं जैव विविधता का। इसके साथ जैव विविधता के 3 स्तर में आप डिफरेंस देखें कि आनुवांशिक जो विविधता है वो है जीन, डीएनए या क्रोमोसोम में किसी एक प्रजाति में देखें, और प्रजाति विविधता में 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के मध्य मीन्स
के मध्य जो विविधता होती है, मीन्स जंतुओं में अलग विविधता होती है, पादपों में अलग विविधता होती है और सूक्ष्म जीवों की अलग विविधताएं होती हैं। तो ये प्रजातियों की विविधता है। और किसी पारिस्थितिक विविधता में क्या देखते हैं, किसी बड़े प्राकृतिक प्रदेश में वहाँ कई प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, उन इकोसिस्टम में जो भिन्नता होती है उसको हम पारिस्थितिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे किसी जल में रहने वाली पारिस्थितिक तंत्र अलग होता है, भूमि में रहने वाली पारिस्थितिक तंत्र अलग होता है। उन सभी में जो ऊर्जा चक्र है वो अलग होते हैं, जो जल चक्र है उसमें भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के कारण इस पारिस्थितिक तंत्र को हम तीसरी स्तर का पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वो है जैसा कि मैंने कहा, जैव विविधता का मापन या मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मैपिंग तैयार किया गया है। इसे ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिक थे जो मानचित्र विशेषज्ञ हैं, पॉल विल्सन, क्रिस और डिकेन ने। ये तीनों के तीनों आपके ब्रिटेन के थे। इन्होंने एक मैपिंग बनाई, एप्लीकेशंस बनाया जिसमें बायोडाइवर्सिटी का मापन किया जा सकता है। तो जैव विविधता को मापने के तीन तरीके से मापा जाता है, जिसे हम अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी देखते हैं। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होता है? अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होता है? किसी एक समुदाय में विविधताओं की टोटल संख्या होती है। तो इसमें प्रजातियों की टोटल संख्या गिनी जाती है। प्रजातियों की संख्या का अध्ययन किया जाता है। प्रजातियों की संख्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो प्रजातियों की संख्या का विश्लेषण जो है अल्फ़ा डाइवर्सिटी में किया जाता है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये प्राथमिक साल में आप किसी प्रजातियों की जो संख्या थी वो आपका ये 200 संख्या थी। ठीक है, किसी एक पहले साल में आपने देखा किसी प्रजाति की जो संख्या थी 200 थी। 10 वर्षों में आपने क्या देखा? 10 वर्षों में इनकी जो संख्या बढ़कर ये 400 हो जाती है। ठीक है, तो किसी एक समुदाय में जो विविधता जो है प्रजातियों की जो संख्या होती है वह ऐसे गणना या ऐसे मापन को हम लोग अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है बीटा डाइवर्सिटी। इसमें कई समुदायों के बीच क्या होता है कि किसी कारणवश यहाँ क्या होते हैं कि मान लीजिए एक समुदाय है, ये कोई समुदाय थी, ये दूसरी समुदाय थी। प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक जो परिवर्तन के कारण क्या होता है, एक समुदाय से जो स्पीसीज़ है, मतलब जो प्रजातियां हैं, वो दूसरे समुदाय में चली जाती हैं या दूसरा किसी तीसरे में चले जाता है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जो स्पीसीज़ थे या जो प्रजातियां थी एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में चली जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल क्या होता है, जैसे जलवायु परिवर्तन होता है या किसी प्राकृतिक आपदा होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि सुनामी आ गया या फिर जंगल में आग लगी, जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, ब्राज़ील में आग लगी। तो कई समुदाय जो हैं अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे जब सक्षम नहीं हो पाते हैं वो कहीं और चले जाते हैं। तो ये जो है समुदायों के बीच जो प्रस्थान की दर है, ठीक है, तो इसी दर को हम लोग बीटा डाइवर्सिटी में ज्ञात करते हैं। तो प्रजातियों की प्रस्थान की दर, प्रस्थान का दर जो है हम इस बीटा डाइवर्सन में हम प्रजातियों के प्रस्थान की दर का मापन करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं कहा कि वो एक स्थान से एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में प्रस्थान करते हैं। इस प्रस्थान की प्रतिस्थापन या प्रस्थान की दर को हम बीटा डाइवर्सिटी में गिनते हैं। अब तीसरी जो है गामा डाइवर्सिटी किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कई इकोसिस्टम होंगे, जिसमें यहाँ के इस एक ही भौगोलिक क्षेत्र है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में यहाँ पे कई स्पीसीज़ हैं, यहाँ पे कई स्पीसीज़ हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ कॉमन भी होंगे जिसको हम लोग C से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका एक सूत्र है जिनको हमको याद रखना है, वो है आपका गेमा
इक्वल्स टू, इसको S1 S2 मान लेते हैं। मान लें इस स्थान पे टोटल स्पीसीज मतलब टोटल प्रजातियां हैं वो S1 है और इस स्थान पे जो प्रजातियां हैं वो S2 हैं। अब इन दोनों स्थानों पे हमने देखा कि कुछ प्रजातियां जो इनमें कॉमन है तो उसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले, ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता और इस फॉर्मूले से हम किसी स्थान की जो प्रजातियों की प्रचुरता है, प्रजातियों मतलब स्पीसीज की जो प्रचुरता है यानी संख्याएं, वो भी प्रजातियों की प्रचुरता का मापन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने तीनों जो मापन का तरीका है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी, आप कैसे मापेंगे कि अल्फ़ा डाइवर्सिटी जो है किसी एक समुदाय में प्रजातियों की संख्या का विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। समुदायों के बीच, बीटा डाइवर्सिटी में समुदायों के बीच प्रजातियों का जो प्रस्थान होता है, मीन्स किसी प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक विस्थापन के कारण वो क्या कर देते हैं, वो प्रजातियों के विस्थापन या प्रस्थान की दर को क्या कहते हैं, बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। गामा डाइवर्सिटी जो है किसी बड़े भूभाग और भौगोलिक क्षेत्र, मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा, जैसे भारत है, भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, अगर उनके स्पीसीज़ को, दो अलग अलग स्थानों के स्पीसीज़ को क्या आपने देख लिया कि यहाँ पे जो प्रजातियों की संख्या है वो इतनी है, यहाँ पे प्रजातियों की संख्या है वो S2 है, उनमें से कुछ प्रजातियाँ जो कॉमन है तो उनका जो डिफरेंस है इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम प्रजातियों की प्रचुरता का मापन करते हैं, ये बीटा डाइवर्सिटी है। तो ये थी बीटा डाइवर्सिटी, जैव विविधता के मापन का 3 स्रोत, ठीक है। आगे हम देखेंगे भारतीय जैव विविधता को कितने भागों में बांटा गया है, जो एक मुख्य टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था कि भारतीय जैव विविधता में जो 8 भागों में बांटा गया है उनको फिर 5 भागों में किस तरह से बांटा गया है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए।